बात करते हैं कौन बनेगा महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री। ये दो चेहरे जो इस वक्त आप देख रहे हैं दावेदारी में सबसे आगे हैं। पहले अब तक ये लग रहा था कि देवेंद्र फडणवीस आगे होंगे, मगर अब नितिन गडकरी के जो तमाम समर्थक हैं उन्होंने एसएमएस कैंपेन शुरू कर दिया है उनके समर्थन में। तो गडकरी जो लगातार नाना कह रहे थे, क्या आखिर वो मैदान में कूद गए हैं और क्या उनकी नाना अब हां हो गई है? नागपुर एयरपोर्ट पहुंचने पर नितिन गडकरी का भव्य स्वागत हुआ। बाद में नितिन गडकरी के घर पर बीजेपी के 40 से ज्यादा विधायक पहुंचे और उनको सीएम बनाने की मांग की। नितिन गडकरी के समर्थकों ने उनको सीएम बनाने की मांग करते हुए लोगों को बाकायदा एसएमएस भी भेजना शुरू कर दिया। एसएमएस में लिखा हुआ है, सतपुड़ा से सहाद्री एक ही ललकारी, नितिन गडकरी नितिन गडकरी। महाराष्ट्र बीजेपी के बड़े नेता सुधीर मुनगंटीवार ने भी नितिन गडकरी को सीएम बनाने की मांग की है। सहकारी मित्रों की और विधायकों की इच्छा है कि गडकरी जी ने महाराष्ट्र में नेतृत्व करने के लिए वापस आना चाहिए, कि अभी राष्ट्र का वो बाद में सोचे, पहले महाराष्ट्र का सोचे, उसके बाद राष्ट्र मजबूत होगा। लगे हाथों सुधीर मुनगंटीवार ने बाकी लोगों से भी अपील कर डाली कि वो नितिन गडकरी पर दबाव डालें कि वो सीएम का पद संभाल लें। उनकी इच्छा नहीं है। अब देखते हैं, पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है वो सोचेगा, विधायक का मत लेगा और जो कोई व्यक्ति होगा, क्योंकि हमारे पार्टी में सामूहिक निर्णय होते हैं। कोई व्यक्ति कोई भी पद पे चले जाए तो प्रेसिडेंट प्रिसाइड, बॉडी डिसाइड, सीएम प्रिसाइड, कैबिनेट डिसाइड, इसलिए सब मिलकर इस बात को सोचेंगे। नागपुर पहुंचे नितिन गडकरी ने सीएम बनने के सवाल पर कहा कि वो पहले ही कह चुके हैं कि वो सीएम की रेस में नहीं है। जब मैं दिल्ली जाना नहीं चाहता था तब मुझे जाना पड़ा। अब मैं दिल्ली के राजनीति में हूँ, वहाँ अच्छा काम कर रहा हूँ, मेरे ऊपर बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं और मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में जो भी नेता बनेगा उसके पीछे पूरी ताकत के साथ हम खड़े रहेंगे। मैं दिल्ली में खुश हूँ और पार्टी नेतृत्व के बारे में आगे आने वाले दिनों में इसका उचित निर्णय करेगी। आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र में सीएम की रेस में देवेंद्र फडणवीस सबसे आगे चल रहे हैं। वैसे नितिन गडकरी को सीएम बनाने की मांग करने वाले सुधीर मुनगंटीवार भी पहले सीएम की रेस में शामिल थे। पार्टी ने अगर जिम्मेदारी कोई दी तो उसका निर्वाह मैंने बहुत दिल से किया है। प्रदेश अध्यक्ष था, राष्ट्रीय युवा मोर्चा का उपाध्यक्ष था, प्रदेश का जनरल सेक्रेटरी था। एक छोटे कार्यकर्ता के नाते प्रदेश अध्यक्ष तक मेरा जो सफल हुआ, पार्टी ने जो जो कहा वो मैंने किया। तो इस वक्त मेरे साथ दो खास मेहमान हैं। मेरे सहयोगी विजय विद्रोही यहाँ नोएडा स्टूडियो में है और साथ ही संबित पात्रा जो कि बीजेपी दफ्तर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। संबित, एक बहुत बड़ी चुनौती आने वाली है आपके सामने पेश, क्योंकि अगर इस वक्त जो मौजूदा स्थिति है संभवतः एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट होगी, लिहाजा आपको ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जिसके पास तजुर्बा हो, जो तमाम राजनीतिक दलों को साथ लेकर चल सके, जो एक सेतु का काम भी कर सके सरकार और विपक्ष के बीच में और खासकर लाइक माइंडेड पार्टीज के बीच में। तो आपको नहीं लग रहा कि नितिन गडकरी ऐसे में सबसे बेहतरीन विकल्प होंगे? देखिए अभिसार, सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि ये बहस का विषय ही नहीं है। जब अभी हमारे पार्टी के लोग ही बैठे नहीं है बैठक करने के लिए, तो इस पे हम बहस क्या करें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक स्ट्रक्चर्ड पॉलिटिकल पार्टी है और स्ट्रक्चर्ड पॉलिटिकल पार्टी में बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से पूरा काम होता है। यहाँ पार्लियामेंट्री बोर्ड जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, उसकी मीटिंग में ये निर्णय लिया गया कि जो पर्यवेक्षक हैं, ऑब्जर्वर हैं, उन्हें भेजा जाएगा महाराष्ट्र। दिवाली के पश्चात श्री राजनाथ सिंह जी और श्री जेपी नड्डा जी महाराष्ट्र जाएंगे। वहां पहले विधानमंडल के नेता का चयन होगा, उसके पश्चात किस प्रकार से वहां सरकार बनेगा ये निर्णय लिया जाएगा। अभी किसी प्रकार का निर्णय नहीं हुआ है, इस पे बहस करने का मुझे लगता है कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। देख, बहस का विषय इसलिए है क्योंकि पंकजा मुंडे अपनी महत्वाकांक्षा जाहिर करती हैं कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहती हैं। वो कहती हैं कि बाकी सब मेट्रो नेता हैं, मैं ही एक मास लीडर हूं। फिर उसके बाद अब ये नितिन गडकरी के जो फॉलोअर्स हैं और एक विधायक, नवनिर्वाचित विधायक खुलकर सामने आते हैं, वो कहते हैं कि नहीं साहब, नितिन गडकरी को ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए। ऐसा बहुत सारे और विधायक चाहते हैं, 40 विधायक उनके घर पहुंचते हैं। तो इसलिए स्वाभाविक रूप से एक चर्चा तो इस पर कहीं ना कहीं होती है कि क्या बाहर से विधायकों में से कोई मुख्यमंत्री चुना जाएगा, या जैसा अभी अभिसार कह रहे थे कि चूंकि अलमत की सरकार बनने की संभावना ज्यादा व्यक्त हो रही है तो नितिन गडकरी या ऊपर से कोई बुजुर्ग ऐसा कोई एक्सपीरियंस नेता की जरूरत होगी, इसलिए हम कह रहे थे।
नहीं विजय जी, आपने ठीक कहा, लोकतंत्र में हर विषय में चर्चा करने का अधिकार मीडिया के पास होता है, ये होना भी चाहिए। तो इसका उत्तर मैं यही दूंगा कि लोकतंत्र में नामों का बाहुल्यता होना ये सुंदरता है लोकतंत्र की। किसी पार्टी में अगर 10 लोग ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री बनने लायक हैं, उनके अंदर मुख्यमंत्री बनने की प्रतिभा है, क्षमता है, टैलेंट है, तो ये पार्टी का बड़प्पन है कि पार्टी ने ऐसे लोगों को ग्रूम किया है। अच्छा, एक चीज आप यहाँ साफ कर सकते हैं संबित जी, एक चीज आप साफ कर सकते हैं क्या विधायक जो आगे बढ़ सकते हैं? संबित जी, एक चीज क्या आप साफ कर सकते हैं कि विधायकों में से ही चुना जाएगा मुख्यमंत्री? नहीं, मैंने कहा ये मेरा कार्यक्षेत्र नहीं है, ये उनका कार्यक्षेत्र है जिनको ऑब्जर्वर बन के भेजा गया है। ऑब्जर्वर अभी तक महाराष्ट्र पहुंचे नहीं हैं। जब वो विधायक मंडल से मिलेंगे, सबसे विचार विमर्श करेंगे, परस्पर बैठेंगे, बात करेंगे, उसके पश्चात ही लोकतांत्रिक तरीके से नेता का चयन होगा। संबित, मगर आपको नहीं लग रहा कि पहले से ही पोस्टरिंग शुरू हो गई है? हो ही नहीं सकती है जब तक वो खुद ना बैठे। दावेदारों की तरफ से पोस्टरिंग शुरू हो गई है, चाहे पंकजा मुंडे हो, नहीं, देवेंद्र फडणवीस हो, और अब जो एसएमएस कैंपेन गडकरी साहब के समर्थक भेज रहे हैं, या क्या ये पोस्टरिंग नहीं है? और ऐसे में केंद्रीय नेतृत्व पर या ऑब्जर्वर्स पर एक अप्रत्यक्ष दबाव बनाने की कोशिश? नहीं, देखिए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में जहां परिवारवाद नहीं होता है, जहां किसी का दबाव नहीं होता है, जहां लोकतांत्रिक तरीके से काम किया जाता है, वहां बहुत सारे जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो अपने मन की भावनाओं को व्यक्त करते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। जिस पार्टी में भावनाओं को व्यक्त करने से रोका जाए, वहां लोकतंत्र के गले को घोट दिया जाता है। हमारे पार्टी में ऐसी प्रथा नहीं है। मगर आपने जो कहा कि इन तमाम लोगों ने सीएम बनने की इच्छा जाहिर की, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं। पंकजा मुंडे जी ने भी आप ही के चैनल पे कहा, नहीं मैंने तो कभी नहीं कहा था सीएम बनने के लिए। किसी और व्यक्ति ने भी, खुद अभी आपने दिखाया कि नितिन जी खुद ही कह रहे हैं कि मैं तो सीएम बनना नहीं चाहता। यहाँ हमारे पार्टी में जो चाहना है वो हमेशा ही पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करती है। इंडियन एक्सप्रेस में एक खबर छपी थी पंकजा मुंडे के हवाले से, पंकजा मुंडे को बकायदा कोट करते हुए, और पंकजा मुंडे ने उसका खंडन नहीं किया था, खंडन नहीं किया था, इसलिए हम कह रहे हैं आपसे। और दूसरी बात, पार्टी का शेष नेतृत्व ये संकेत साफ दे चुका था कि विधायकों में से ही कोई मुख्यमंत्री चुना जाएगा। देखिए, मैं तो प्रत्यक्ष रूप से जो आपके चैनलों के माध्यम से देख रहा हूं, किसी भी हमारे नेता ने ऐसा नहीं कहा कि मैं ही ऐसा व्यक्ति हूं जिसे चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए। आपने कोई ऐसा बयान होगा तो आप भी चला सकते हैं, मगर ऐसा बयान कोई नहीं है। और जहां तक आप कह रहे हैं कि विधानसभा के विधायक मंडल में से ही कोई चीफ मिनिस्टर होगा, ये विषय तो चर्चा का है। ये पार्टी चर्चा जब बैठेगी गोल मेज पे, इस पे चर्चा होगा। अभी वो बैठी ही नहीं है, मगर बहस ऑब्जर्वर पहुंचे ही नहीं है, तो हम इस पे बहुत ज्यादा डेलिब्रेशन करके कोई लाभ नहीं है। सही बात है, मगर एक जो मुद्दा एक और चिंता का सबब है, जो कि मैंने आपको शुरू में भी कहा था कि आपकी माइनॉरिटी सरकार है, आपको एक तजुर्बेकार मुख्यमंत्री तो चाहिए। ऊपर से एनसीपी से समर्थन लें या ना लें, अगर एक नैतिक प्रश्न है यहां संबित, तो आपने अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया है। मुझे याद है कि जब बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें आई थी, तो उस वक्त भी दोपहर में मैं आपसे यही सवाल कर रहा था कि क्या एनसीपी पर इस तरह से दोहरे मापदंड अपनाना सही है, जायज है संबित? देखिए, एक महत्वपूर्ण विषय, अभी आपने ऐलान किया कि हम माइनॉरिटी गवर्नमेंट है। अरे जब तक हम अभी बैठे ही नहीं है, हमने डिसाइड नहीं किया है कि गवर्नमेंट किस प्रकार से बनेगी, अलायंस से बनेगी या नहीं बनेगी, तो अभी से ये घोषणा कर देना कि ये माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, यह भी उचित नहीं है। और दूसरा महत्वपूर्ण विषय है, अगर कोई समर्थन बाहरी रूप से अनकंडीशनल तरीके से दे रही है, तो ये हमारा विषय नहीं है। ये आपको एनसीपी से पूछना पड़ेगा कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। नहीं, मगर उसकी नैतिकता पर भी आप सवाल नहीं उठा रहे हैं ना। देके समझाता हूं आम व्यूअर्स के लिए। हाँ, उसकी आप नैतिकता पर भी सवाल नहीं उठा रहे हैं। और दोहरे मापदंड इसलिए हो जाते हैं क्योंकि संबित, दिल्ली में जब कांग्रेस ने बाहर से समर्थन दिया था, तब आपने उसकी कड़ी आलोचना की थी। उस वक्त भी आम आदमी पार्टी ने अपनी तरफ से नहीं कहा था कि आप हमें समर्थन दो, तो यही तो आम आदमी पार्टी का भी उस वक्त डिफेंस था। नहीं, दोनों का फर्क मैं आपको समझाता हूं, मुझे 10 सेकंड दीजिए। पहला विषय है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी को कांग्रेस ने एक चिट्ठी लिखा था कि ये फलाने हमारे 16 पॉइंट है या 18 पॉइंट है, आप अगर इन 18 पॉइंट को मानोगे तो हम आपको समर्थन देंगे।
इस प्रकार के समर्थन को कंडीशनल समर्थन कहते हैं कि हम कंडीशंस ले डाउन कर रहे हैं और इस कंडीशन को आप मानोगे तो हम आपको समर्थन देंगे। मगर यहां पे ये अनकंडीशनल सपोर्ट है, ना कोई चिट्ठी ना कोई पत्री, बस समर्थन। उन्होंने अपने घर में समर्थन दे दिया, हम क्या उनके मुंह पे अपना हाथ रख दें कि आपने ऐसा क्यों कह दिया? मैं उदाहरण दे रहा था, समझिए। उस पर अगर कल को उस पर आप ये तो बताइए कि ये समर्थन आपको मंजूर है या नहीं है? भाजपा को नहीं सुन, एक तरफ तो आप उनको कोई जवाब नहीं दे रहे, दूसरी तरफ ये खबरें आ रही हैं आप सुन कि लीजिए, जेपी नड्डा से मिलने शिवसेना के 2 नेता आ रहे हैं, तो इसको क्या माना जाए फिर? नहीं सुनिए, 10 सेकंड में दीजिए, मैं समझा देता हूं। कल को अगर किसी कारणवश महाराष्ट्र के विधानसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है बीजेपी के खिलाफ, सोच लीजिए, तो एनसीपी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट नहीं करती है या एब्सटेन कर जाती है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी फोन करेगी एनसीपी को, अच्छा क्यों दे दिया, क्यों नहीं दिया रे वोट हमारे खिलाफ वोट डालो जाके, ऐसे कहेगी क्या? हम क्यों कहेंगे कुछ भी? वो उनकी मर्जी है, वो वोट नहीं डाले, वो वोट डाले, दिक्कत क्या है? उनका विवेक है। आप जो आम आदमी पार्टी का और अपनी इस मौजूदा स्थिति में जो कंपैरिजन कर रहे हैं वो बेमानी इसलिए है क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जब चिट्ठी लिखी तो बहुत ही बाद वाले स्टेज की बात थी। ये जो अभी है, हम जो सवाल उठा रहे हैं इस पूरी प्रक्रिया की नैतिकता पर। जिस पार्टी के खिलाफ आपने बहुत तल्ख तेवर अपनाए, उनके सबसे बड़े नेता पर लगातार मोदी जी ने हमला किया, वो जब समर्थन दे रहे हैं तो क्या पार्टी के अंदर इस मुद्दे पर चर्चा नहीं हो रही है? क्या मैं गलत हूं? यहां पर पार्टी के अंदर चर्चा तो हो रही है ना इस मुद्दे पे, तो चर्चा हो क्यों रही है? ये हमारा सवाल है। देखिए अभिसार जी, हम तो उनको जो कह रहे थे वो तो आज भी हम कह रहे हैं, वो अलग विषय है। अगर कोई दूसरा गुणगान शुरू कर दे तो हम क्या बोलेंगे कि तुम गुणगान क्यों कर रहे हो? ये तो हम नहीं कह सकते ना। ये गुणगान करना नहीं करना, उनका हृदय परिवर्तन क्यों हो गया, ये तो उनके हृदय से पूछिए, उन्हीं का मुख बता सकता है कि उनके हृदय में परिवर्तन क्यों आया। ये मेरा मुख नहीं बता सकता है कि उनके हृदय का परिवर्तन क्यों हुआ है। हम अपने पथ पे अडिग हैं कि हमें महाराष्ट्र की जनता के लिए काम करना है। और एक टेक्निकल विषय समझ लीजिए, आप देखिए जिस प्रकार का मैंडेट महाराष्ट्र में भाजपा को मिला है, इसमें कोई दो मत नहीं है कि जनता चाहती है कि भाजपा की अगुवाई में सरकार बने। ऐसे में तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो कि स्टेक होल्डर हैं महाराष्ट्र की राजनीति में, उनका फर्ज बनता है, उनका दायित्व बनता है कि वो भाजपा के विकास की राजनीति के राह पे रोड़ा ना अटकाएं। अच्छा, बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन जिस पार्टी के खिलाफ आप चुनाव लड़ते हैं, जिस पार्टी को आप नेचुरल करप्ट पार्टी कहते हैं, अगर वही पार्टी आपकी बैसाखी पर आपकी सरकार बनती है, आगे चलती है, तो इसको आप नैतिकता के आधार पर क्या कहेंगे? नहीं, ये तो काल्पनिक सवाल हो गया। काल्पनिक नहीं है, यही हकीकत बनने जा रहा है। बैठे नहीं है, हम बैसाखी लेते हैं नहीं, कैसे? वो तो मुझे भी नहीं पता, आपको कैसे पता क्या हकीकत? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दो दिन से वो कह रहे हैं कि साहब हम समर्थन आपको दे रहे हैं बिना शर्त के, और आपकी पार्टी उस पर खामोश है, नकार भी नहीं रही उसको। अरे अब आप बताइए, कोई मेरे नाम का मेहंदी लगा के बैठ जाए तो मैं क्या जाके उसके मेहंदी को धो दूंगा? मैं तो चुपचाप ही बैठूंगा अपने घर में। तो यही विषय है, उन्होंने हमारे नाम की मेहंदी लगाई है, वो बैठे हैं, वो समर्थन दे रहे हैं, तो हम मना करें क्या कि क्यों समर्थन दे रहे हो? ये भी तो उचित नहीं है। अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है। अच्छा संबित, इसके अलावा नाम क्यों नहीं, देखिए ये एक संवैधानिक विषय। बोलिए। मैं बोल रहा हूं ये एक संवैधानिक विषय है। मैंने आपको नो कॉन्फिडेंस मोशन का उदाहरण देके पूरा विषय समझाया था कि अगर कोई अपने पार्टी के अंदर ये निर्णय ले कि हम फलाने पार्टी को समर्थन देंगे और वो भी अनकंडीशनल, कोई शर्त नहीं, बेशर्त ही समर्थन दे देंगे, तो हमारी पार्टी क्या बोलेगी? अरे तुमने ऐसा क्यों किया, ये गुनाह है, तुम समर्थन नहीं दे सकते, ऐसा कहेंगे क्या हम उसको? हम शांत रहेंगे, हम शांत हैं, हम अभी देख रहे हैं कि क्या करना चाहिए, और जब निर्णय लेंगे तब आपको मालूम पड़ेगा, तब आपके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि उस समय आप सवाल उठाएं, हम जवाब देंगे। बिल्कुल अभी नहीं, तो है ही नहीं। और यही नहीं संबित कि जो पार्टी आपकी स्वाभाविक सहयोगी रही है 25 सालों से, हालांकि अनिल देसाई इस वक्त नड्डा साहब से बातचीत की एक कोशिश चल रही है, प्रक्रिया चल रही है, जो 25 साल से आपकी स्वाभाविक सहयोगी रही है,
उस पार्टी के साथ एक मसला ऐसा लग रहा है कि एक ईगो का मुद्दा बन गया है, अहम का मुद्दा बन गया है कि हम अपने दम पे तो सरकार बना लेंगे मगर शिवसेना के साथ नहीं जाएंगे। तो क्या ऐसा नहीं लग रहा कि यहां पर एक ईगो इशू बनाना और दूसरी तरफ एनसीपी पर कोई रुख अपना स्पष्ट नहीं करना? देखिए अभिसार जी, वैसे ये विषय हास्यास्पद है। हम खुद अपने घर में भारतीय जनता पार्टी में बैठ के जान नहीं पा रहे हैं कि कोई ईगो का इशू है, ऐसा कुछ विषय नहीं है। मगर पर्दा उठा उठा के बाहर के लोग अंदर सब झांक झांक के जान जा रहे हैं कि अंदर क्या हो रहा है। मुझे लगता है ये विपक्षी पार्टियों को ये पर्दा उठा के ताक झांक करने की जो आदत है ये छोड़ देनी चाहिए। उन्हें अपने अपने घर में जो वो बीमार पड़े हुए हैं उनको ग्लूकोज वगैरह पी के ठीक होने का प्रयास करना चाहिए। नहीं, छोड़ तो दें संपित जी, लेकिन पार्टी में आपको नहीं लगता कि कुछ पारदर्शिता होनी चाहिए? किसी से अगर बातचीत चल रही है तो पार्टी में कुछ पारदर्शिता होनी चाहिए। एनसीपी बाहर से समर्थन देने की बात कह रही है, 2 दिन से पार्टी इस पर ना हाँ कह रही है ना कह रही है, तो कम से कम एक वोटर भी जिसने वोट दिया आपको महाराष्ट्र के अंदर, या एक मोदी का समर्थक भी है, वो भी तो ये चाहता है ना कि इस पर पार्टी का रुख साफ होना चाहिए। अगर आपको ये सवाल भी मेरा गलत लग रहा है तो फिर मुझे आपसे और कोई सवाल नहीं करना। नहीं देखिए विजय, नहीं विजय जी, नहीं, आपका अधिकार है, आप मुझे 100 सवाल पूछ सकते हैं और मेरी जिम्मेदारी है कि मैं 100 का 100 जवाब दूं, तभी तो मैं प्रवक्ता हूं और आप पत्रकार हैं। अब देखिए मैं इसका उत्तर यही दूंगा कि पार्टी में पारदर्शिता है। कोई छुप छुप के तो हम सरकार नहीं बना लेंगे ना, कोई छुप के जाके सरकार बना लेंगे। जब सरकार बनाएंगे उससे पहले हम ऐलान करेंगे कि फलाने तरीके से अलायंस लेके नहीं लेके इस तरह से उस तरह से हम सरकार बनाएंगे, ये डिक्लेरेशन होगा। अभी किसी प्रकार की बैठक नहीं हुई है, उससे पहले कयास लगाना और उस पर मैं उत्तर दूं ये उचित नहीं है। चलिए, मेरे साथ संजय झा जुड़ गए हैं। संजय, चर्चा हमारी यहीं पर हो रही है कि एनसीपी से समर्थन के मुद्दे पर बीजेपी ने अपना स्टैंड स्पष्ट नहीं किया है। उनका यह कहना है कि भैया अभी चीजें जब एक तरफ फर्म अप होंगी उसके बाद ही फैसला लिया जा सकता है। क्या ये जायज कदम है, क्योंकि इसके साथ एक नैतिकता जुड़ी हुई है? देखिए अभिसार, मैं तो यही कहूंगा कि आपके भी महाराष्ट्र के जो भी यहाँ पर लोगों ने निर्णय किया है उसने किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं दिया है। ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि इट इज नॉट अ यूनानिमस वर्डिक्ट। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, देखिए इन्होंने जो पूरा जो चुनाव का इनका जो प्रचार था, इसमें एक अहंकार था कि हम अपने आप ही अपने बल पर हम पूर्ण बहुमत हमको मिल जाएगा। लेकिन जिस तरीके का भाषा उन्होंने खुद उपयोग किया है एनसीपी के विरोध, शिवसेना के विरोध, अब इनके पास जो दुविधा और जो कश्मकश है कि अब इनका रिश्ता इतना खराब हो चुका है कि अब किस तरीके से ये बनाएंगे, इनको खुद ही इनको समझ में नहीं है कि हम आगे कैसे। चलिए, बहुत संक्षिप्त में संबित जवाब दीजिए, मेरे पास शो का वक्त खत्म हो रहा है। बहुत संक्षिप्त में संबित। देखिए मैं तो इस चुनाव में एक बात देखा मैंने, जो कांग्रेस पार्टी है वो अपने राहुल जी के लिए आंसू नहीं बहा रही है, वो शिवसेना और एनसीपी के लिए इतनी बड़ी बड़ी घड़ियाली आंसू बहा रही है कि अपने आप में हास्यास्पद हो गया है। शिवसेना को क्यों नहीं ये मिला, आंसू बहाना शुरू, एनसीपी को ऐसे बोल दिया, आंसू बहाना शुरू। अरे इतना आंसू बहाने से अच्छा है आप जाके कृपया करके अपने नेताओं को समझाइए कि आज ऐसा मौका क्यों आ गया है कि दिवाली से पहले कांग्रेस के घर में मातम छाया पड़ा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संबित पात्रा। संजय झा, आप देर से जुड़े मगर फिर भी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और विजय विद्रोही आपका भी। तो सरकार बनाने को लेकर, मुख्यमंत्री को लेकर वो अहम सवाल बना हुआ है, वो सस्पेंस भी बना हुआ है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि दिवाली के बाद स्थितियां साफ होंगी।